नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसाइट टेक्नोसिस में। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के 2019 के पेपर को जो BCA सेकेंड ईयर से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। लास्ट ईयर के पेपर में जो सबसे पहला सवाल आया था दोस्तों वो था व्हाट इज़ प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि प्रोसेस होती है किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होना। यदि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। और कंप्यूटर का जो बेसिक कार्य है वो प्रोसेस करना ही होता है। इसको अगर हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो जैसा यहाँ लिखा है कि वी राइट आवर प्रोग्राम इनटू अ टेक्स्ट फाइल एंड व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इट बिकम अ प्रोसेस विच परफॉर्म ऑल द टास्क मेंशन इन द प्रोग्राम। क्या आपने कोई भी प्रोग्राम को टेक्स्ट फाइल में लिखा और अगर आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपकी प्रोसेस कहलाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं कि प्रोसेस के फेज या पार्ट कितने होते हैं। कि व्हेन ए प्रोग्राम लोडेड इनटू द मेमोरी इट बिकम अ प्रोसेस इट डिवाइड इनटू 4 पार्ट। कि जब भी आप कोई प्रोग्राम को मेमोरीज में लोड करते हैं वो प्रोसेस बन जाती है। तो उसके 4 पार्ट हैं, मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में टोटल 4 हिस्से या 4 प्रोसेस काम आ रही है। सबसे पहला हुआ स्टैक। स्टैक पार्ट का यूज़ होता है टेम्परेरी डेटा मेथड व फंक्शन को रखने के लिए। स्टैक मीन्स यूज टू कंटेन टेम्परेरी डेटा मेथड एंड फंक्शन। नेक्स्ट आता है दोस्तों हीप। हीप काम आता है डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी को रन टाइम में डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए। डायनामिक एलोकेट मेमोरी टू ए प्रोसेस एट रन टाइम मीन्स रन टाइम में आप कोई भी डायनामिक मेमोरी जो एलोकेट कर रहे हो उसे जितनी डायनामिक मेमोरी की ज़रूरत है वो हिस्सा या पार्ट कौन सा होगा, हीप प्रोसेस का। नेक्स्ट पार्ट आता है किसी भी प्रोसेस का टेक्स्ट। टेक्स्ट कंटेंट्स प्रोसेसर रजिस्टर एंड वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। मीन टेक्स्ट पार्ट काम आता है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू व प्रोसेसर रजिस्टर्स को रखने के लिए। लास्ट आता है डेटा। दिस सेक्शन कंटेन ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल मीन्स स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स को रखने के लिए प्रोसेस का डेटा पार्ट काम आएगा। तो ये तो हुआ दोस्तों प्रोसेस क्या होती है सवाल। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसको समझने के लिए पहले हम सिंपल सा कह सकते हैं एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर मूव होना सीपीयू का वो क्या कहलाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाएगा सीधे शब्दों में। कि मीन्स आपकी कोई भी प्रोसेस चल रही है प्रोसेस P1 और आपको अर्जेंटली प्रोसेस रन करनी है P2। आप अभी कहाँ है, प्रोसेस P1 पे है और आप किसको रन करना चाहते हैं, P2 को। तो आपने सेव किसको कर दिया, P1 को उसी स्टेट पर सेव कर दिया। मीन्स जहाँ पे वो प्रोसेस चल रही थी वहाँ पे आपने एक बार उसको लॉक कर दिया या उसको सेव करके कहाँ स्टोर कर दिया है, पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे। अब हम कौन सी यानी अब सीपीयू कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेस 2 को। जैसे ही प्रोसेस 2 कंप्लीट हो जाएगी तो सीपीयू वापस किसको रेज्यूम कर सकता है, प्रोसेस P1 को। जहाँ से हमने प्रोसेस P1 को छोड़ा था वापस वहीं से ही प्रोसेस कौन सी स्टार्ट होगी, P1 प्रोसेस स्टार्ट होगी। बेसिकली दोस्तों कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर्स है जहाँ पे एक से अधिक टास्क करने होते हैं। अब इसको समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व स्विचिंग ऑफ द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। मीन सीपीयू यदि वन प्रोसेस से अनदर प्रोसेस पर मूव हो रहा है और उस पहली प्रोसेस को अगर हम वापस रेज्यूम कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाएगा। इसे प्रोसेस स्विच या टास्क स्विचिंग भी कहा जाता है। एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस से मूव होना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाएगा। इससे हम प्रोसेस को वापस उसी पॉइंट से रीस्टोर या रेज्यूम कर सकते हैं। ये हुआ हमारा दोस्तों दूसरा सवाल कि भैया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों सीपीयू शेड्यूलिंग के टाइप है। सबसे पहला आता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में किसी भी प्रोसेस को लिमिटेड टाइम के लिए रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं। लिमिटेड टाइम मीन्स आपके सीपीयू ने किसी भी प्रोसेस को एक 30 सेकेंड के लिए कोई रिसोर्स दिया है। अब 30 सेकेंड उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने का समय है, या तो वो 30 सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाए। यदि वो एग्जीक्यूट नहीं होगी तो रिसोर्स किसके पास चला जाएगा, किसी दूसरी प्रोसेस के पास चला जाएगा। जबकि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में ऐसा नहीं होता दोस्तों। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में
जब तक प्रोसेस खत्म ना हो जाए या वेटिंग कंडीशन में नहीं चली जाए रिसोर्स डीअलोकेट नहीं हो सकते। मतलब प्रीम्प्ट क्या का मीन्स होता है छीनना। यदि सीपीयू को उस रिसोर्स की ज़रूरत है तो उससे वापस क्या लेगा, वो रिसोर्स छीन सकता है उस प्रोसेस को वहीं रोकते हुए। जबकि नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, लास्ट तक चलेगी प्रोसेस, उसको बीच में प्रिम्प्ट नहीं किया जा सकता या इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं इसके कुछ बेसिक फ़र्क। जैसे आपको यहाँ टेबल दिखाई दे रही है कि सबसे पहला फ़र्क तो वही हुआ दोस्तों का, सीपीयू एलोकेट टू ए प्रोसेस फॉर लिमिटेड टाइम, कि किसी भी प्रोसेस को सीपीयू क्या होगा, एक लिमिटेड टाइम के लिए एलोकेट हुआ है। जबकि नॉन प्रिमिटिव में द सीपीयू एलोकेट टू ए प्रोसेस अंटिल इट टर्मिनेटेड और स्विच टू वेटिंग स्टेट, कि यहाँ पे जो सीपीयू एलोकेट हुआ है वो क्या हुआ है कि या तो वो टर्मिनेट हो, टर्मिनेट मीन्स सारी प्रोसेस चलती रहे, या वो वेटिंग स्टेट में चली जाए। नेक्स्ट आता है प्रोसेस कैन बी इंटरप्ट। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है दोस्तों कि यदि आपकी एक प्रोसेस चल रही है और उसके बीच में कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाए तो सीपीयू क्या करेगा, रनिंग प्रोसेस को छोड़ देगा और कहाँ आ जाएगा, दूसरी प्रोसेस पे आ जाएगा, यानी आप इंटरप्ट कर पा रहा है सीपीयू। जबकि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कोई इंटरप्ट नहीं हो सकता, भले ही हायर प्रायोरिटी की कोई भी प्रोसेस आ जाए। तीसरा फर्क है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर हमें स्विचिंग ओवरहेड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप एक प्रोसेस से कहाँ जा रहे हैं, दूसरी प्रोसेस पे जा रहे हैं। जबकि नॉन प्रिमिटिव में स्विचिंग हो ही नहीं रही, तो उसके लिए आपको कोई भी स्विचिंग ओवरहेड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर फर्क, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का ज़्यादातर यूज किसमें होगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। टाइम शेयरिंग का मीन्स आपके पास 1 घंटा था, सीपीयू के पास मान लो कोई भी 1 घंटे का समय एग्जाम्पल के रूप में, तो वो सभी टाइम क्या हो गया, अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या कर दिया गया, शेयर कर दिया गया। जबकि नॉन प्रिमिटिव टाइम शेयरिंग में कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम शेयर ही नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाए। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में सीपीयू का यूटिलाइजेशन टाइम क्या होगा, हायर होगा, क्योंकि सीपीयू हर प्रोसेस के लिए बार बार यूटिलाइज हो रहा है, पहली प्रोसेस भी हो रही है, दूसरी भी हो रही है, तीसरी भी हो रही है, तो सीपीयू का यूटिलाइज ज़्यादा है। जबकि उसके अंदर नॉन प्रिमिटिव के अंदर सीपीयू का यूटिलाइज क्या रहेगा दोस्तों, कम रहेगा। ये फ्लेक्सिबल होता है, जबकि नॉन प्रिमिटिव फ्लेक्सिबल एल्गोरिदम नहीं है। प्रिमिटिव एल्गोरिदम, इसका एग्जांपल होगा आपका राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, और इसके जो एग्जांपल है वो है आपके FCFS, SJF, ये सारे इसके एग्जांपल है। तो ये तो हो गया अपना दोस्तों क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव। नेक्स्ट हम आता है व्हाट इज थ्रूपुट। थ्रूपुट होता है एक निश्चित समय में सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट की गई प्रोसेस की संख्या। आप इसे यूं समझ सकते हैं सीपीयू का आउटपुट, आपका सीपीयू कितना आउटपुट दे सकता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, वो क्या कहलाएगा, आपका सीपीयू का आउटपुट कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ लिख रखा है दोस्तों कि द प्रोसेस P1 टेक्स 3 सेकेंड, P2 टेक्स 5 सेकेंड एंड P3 टेक 10 सेकेंड। सो थ्रूपुट इज 3 + 5 + 10 अपॉन 3, यानी 6 सेकेंड क्या हो गया, सीपीयू का थ्रूपुट हो गया, कि नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, कि किसी भी दिए गए समय के अंदर प्रोसेस कितना कार्य कर सकता है, उस प्रोसेसर का क्या कहलाएगा, थ्रूपुट कहलाएगा, यानी सीपीयू का वो थ्रूपुट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज सीमाफोर। तो दोस्तों सीमाफोर काम आता है क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, क्या काम आता है, सीमाफोर कहलाता है। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का वह कोड जिसे शेयरेबल रिसोर्स के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। मतलब किसी प्रोग्राम का वो हिस्सा हो गया जो क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। और प्रॉब्लम क्या होगी दोस्तों कि मान लो उस हिस्से के लिए एक से अधिक रिक्वेस्ट आ गई, आपका कोई एक कोड था, उस कोड के लिए एक साथ 2 रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे ये कोड चाहिए, दूसरा भी कह रहा है मुझे भी ये कोड चाहिए, तो वो प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, आपकी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहलाएगी। और उसे रिमूव करने के लिए काम आता है हमारे सीमाफोर। तो सीमाफोर आर ए इंटीजर वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। बेसिकली सीमाफोर क्या होते हैं, इंटीजर वेरिएबल होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव और शेयर्ड होते हैं थ्रेड्स के लिए। इसमें हम आगे देखते हैं कि सीमाफोर 2 तरीके के हैं, बाइनरी सीमाफोर और काउंटिंग सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर हो गए 1 और 0 की वैल्यू को रखने के लिए ले सकते हैं, जबकि काउंटिंग सीमाफोर क्या लेगा, सिर्फ नो नेगेटिव इंटीजर वैल्यू को लेगा।
सीमाफोर में दोस्तों दो ऑपरेशन हो गए, वेट और सिग्नल। मतलब आपके जो भी प्रोसेस है उसके अंदर या तो वो वेट कर रही है, ठीक है, यानी वेट यानी वो प्रोसेस रुकी हुई है, वेट, और दूसरा हो गया सिग्नल। तो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री को वेट ऑपरेशन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि एग्जिट को सिग्नल ऑपरेशन के द्वारा हैंडल किया जा सकता है। मतलब जो भी शेयर किया जा रहा है, अगर आप क्रिटिकल सेक्शन में किसी भी शेयरेबल डिवाइस की एंट्री हो रही है तो वो तो होगा आपका वेट ऑपरेशन, और जो एग्जिट हो रहा है वो कहलाएगा आपका सिग्नल ऑपरेशन, जिसे हम P या V से भी डिनोट करते हैं। P तो हो गया वेटिंग के लिए और V हो गया दोस्तों सिग्नल के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, डिफाइन डेडलॉक। डेडलॉक दोस्तों अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। लास्ट ईयर ये सेक्शन ए में आया था, और सेक्शन ए, बी और सी तीनों का क्वेश्चन है, ये तीनों कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आता है कि भैया डेडलॉक होता है क्या। तो डेडलॉक यानी सिंपल शब्दों में बताया जाए तो किसी भी प्रोसेस का रुकना क्या कहलाएगा, डेडलॉक कहलाएगा। अब रुकती क्यों है प्रोसेस, कि मान लो कोई भी दो प्रोसेस किसी एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी प्रोसेस में बिजी है या उससे काम में लिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में उन दोनों प्रोसेस का कार्य नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, डेडलॉक कहलाएगा। मीन्स कोई दो लोग किसी एक ही ऑब्जेक्ट या कोई एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और वो चीज़ उन दोनों को ही नहीं मिल रही, तो वो कंडीशन क्या हो गई, डेडलॉक हो गई। तो डेडलॉक की स्थिति तभी बनती है जब दो प्रोसेस एक ही रिसोर्स को शेयर करते हैं या उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करता है। इसमें होता यह है कि दोनों में से कोई भी उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। रिसोर्स का मतलब होता है दोस्तों कोई भी हार्डवेयर हो गया, जैसे आपके सिस्टम का कोई भी हार्डवेयर हो गया, वो सारे क्या हो गए, आपके रिसोर्स हो गए। ऐसे हार्डवेयर जिन्हें शेयर कर सकते हैं, लाइक प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गए, मेमोरी के कुछ पार्ट हो गए या मेमोरी हो गई, वो सारे क्या हो गए, आपके रिसोर्सेज हो गए। तो इसको एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं एक सिंपल सा, कि सपोज हमारे पास तीन प्रोसेस है P1, P2 और P3, और तीन रिसोर्स है R1, R2 और R3। तो P1 के लिए रिसोर्स कौन सा दे दिया, R1, P2 के लिए हमने रिसोर्स कौन सा दे दिया है, R2, और P3 के लिए हमने रिसोर्स क्या दे दिया, R3। यहाँ तक तो काम क्या होगा, आराम से चल रहा है। पर P1 को अगर अब एग्जीक्यूट करने के लिए किस रिसोर्स की आवश्यकता पड़ी, साथ में R2 की। भाई P1 के पास ऑलरेडी कौन सा था, R1 था। अब P1 को क्या चाहिए, R2 चाहिए, और R2 रिसोर्स किसके द्वारा यूज लिया जा रहा है, अभी P2 के द्वारा। तो P2 R2 रिसोर्स को नहीं छोड़ेगा। इसी तरह P2 को चाहिए R3, और R3 किसके लिए बिजी है, अभी प्रोसेस 3 के लिए। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, किसी का काम नहीं हो रहा, क्योंकि P1 का काम P2 के बिना नहीं हो सकता, और R2 के बिना नहीं हो सकता। P2 का काम R3 के बिना नहीं हो सकता, और P3 को किसकी ज़रूरत है, R1 रिसोर्स की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस अपने रिसोर्स को नहीं छोड़ रही। तो वो कंडीशन क्या हो गई हमारे दोस्तों, डेडलॉक हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। तो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी कोई मेमोरी नहीं है, एक मेमोरी टेक्निक है जिसके अंदर हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एक हिस्से को CPU प्राइमरी की मेमोरी के रूप में काम में ले सकता है या काम में लिया जा सकता है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि हमारी रैम है मान लो 2 GB, और हमारे पास कार्य आ गया एग्जीक्यूट होने के लिए रैम के पास 3 GB का। अब ऐसा तो है नहीं वो कहेगा कि भाई 1 GB रैम और बढ़ाओ, तो बाकी का जो 1 GB रिमेनिंग हिस्सा है वो एक बार टेम्परेरी रूप से कहाँ स्टोर हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होगी, हमेशा ज़्यादा ही होती है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। तो जो 1 GB डेटा था वो कहाँ चला गया, सेकेंडरी मेमोरी पे चला गया। तो वो 1 GB हिस्सा सेकेंडरी मेमोरी का क्या कहलाएगा, वर्चुअल मेमोरी कहलाएगा। मीन्स कोई भी प्राइमरी कोई भी सेकेंडरी मेमोरी को वो पार्ट जो क्या काम आ रहा है, प्राइमरी मेमोरी के एक्स्ट्रा डेटा को होल्ड रखने के लिए काम आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका वर्चुअल मेमोरी कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हम दोस्तों, पेजिंग क्या होता है। तो पेजिंग भी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसका यूज सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को मेन मेमोरी पे लाने और वापस छोड़ने के लिए काम आता है। कि पेजिंग का उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज से प्रोसेस को मेन मेमोरी में पेज के रूप में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पेजिंग का उपयोग तेज़ी से डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, मेमोरी को छोटे छोटे पेजेस में
बांट दिया जाता है ताकि उस पेजेस को आसानी से क्या किया जा सके, स्टोर या रिट्राइव किया जा सके। तो इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम बाय विच ए कंप्यूटर स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी। ये हुआ दोस्तों हमारा पेजिंग। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है फाइल परमिशन इन लाइनेक्स। देखो लाइनेक्स के अंदर क्या होता है, फाइल्स की एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ परमिशन दी गई है दोस्तों। 3 परमिशन है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। किसके लिए? यूजर के लिए, ग्रुप के लिए और सभी के लिए, जितने भी अदर यूजर्स हो गए उनके लिए। रीड का मतलब यूजर क्या कर सकता है, सिर्फ फाइल को रीड कर सकता है। राइट का मतलब यूजर सिर्फ फाइल में लिख सकता है। और एग्जीक्यूट का मतलब वो उसे क्या कर सकता है, रन कर सकता है। जैसे मान लो आप रीड और राइट दोनों की परमिशन देना चाहते हैं तो परमिशन क्या हो गई, RW। एग्जीक्यूट और राइट की देना चाहते हैं तो WX। तीनों की देना है तो RWX। तो ये कोड है, रीड के लिए R कोड, राइट के लिए W कोड और एग्जीक्यूट के लिए क्या हो गया, X कोड हो गया। तो आप लाइनेक्स सिस्टम के हर परमिशन मोड होता है जो ये बताता है कि यूजर इस पर कार्य क्या कर सकता है, या तो यूजर उसे पढ़ सकता है या लिख सकता है या उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इन लाइनेक्स सेल। के सेल के अंदर यदि आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये कि हमें क्या लिखना है। पहले इसका फॉर्मेट मैंने ऊपर लिखा है, वेरिएबल नेम इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यू। के वेरिएबल का नाम, नेम क्या ले लिया मैंने, नेम, और एग्जाम्पल ले लिया जारा अली या जो भी आप लेना चाहते हो। तो पहले क्या आएगा, वेरिएबल का नाम आएगा और उसके बाद आएगा वेरिएबल की वैल्यू जो किसमें आएगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा सेक्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन बी से जुड़े हुए सवाल। तो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।